जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब लोग एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। संजय सिंह, प्रीति, मोहित कुमार, मनीषा, पुरुषोत्तम, अक्षय कुमार, उदय कुमारी, मयंक, अनिल चौहान, सूरज, लक्ष्मी दीक्षित, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी क्लास पर आगे बढ़ रहे हैं। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, यानी हमने पढ़ा था आसियान तक। ठीक है, तो आसियान उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। उससे पहले सार्क हमने पढ़ा था, उससे आगे ही हम आज की क्लास को पढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आज हम आएंगे प्यारे दोस्त बिम्स्टेक पर। ठीक है, क्या बोलना है? बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल, यानी कि बहुक्षेत्रीय, क्या, टेक्निकल यानी कि तकनीकी, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, और सहयोग कैसे? आपका आर्थिक सहयोग। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग। ठीक है, यहां देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। ठीक है, और कौन सी घोषणा थी? बैंकॉक घोषणा। यानी कि बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर अनाउंस किया गया कि बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना होगी। मुख्यालय कहाँ है? मैं आपको कल ही बता चुका हूं। किसी भी प्यारे बच्चे ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना और हेडक्वार्टर और उसके सदस्य देश आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? 7। कितने सदस्य देश हैं? बिम्स्टेक में 7 हैं। दरअसल में पहले ये बिस्टेक था। ठीक है, क्या बोलोगे? बांग्लादेश, यहां देखना ध्यान से, बड़े आराम से हम याद कर सकते हैं। बिम्स्टेक, देखो बी से क्या है आपका? बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश, और बी से ही क्या है प्यारे दोस्त? भूटान। आई से अपना प्यारा देश भारत, इंडिया है। एम से प्यारे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? इसमें म्यांमार है, म्यांमार है। एस से प्यारे दोस्त इसमें श्रीलंका है। टी से इसमें क्या है? थाईलैंड है। ई पेमेंट, सॉरी, टी से क्या है इसमें? थाईलैंड है। अब आप कहेंगे एक बचता है हमारा, कौन? नेपाल। एम में क्या होता है? एम में एन होता है, तो देख सकते हो आप लोग। एन से क्या हो गया? यहां पर नेपाल हो गया। ठीक है, एक बार सोचिए कौन कौन से देश है? बांग्लादेश है, भूटान है, आपका बी बांग्लादेश भूटान। आई से इंडिया भारत हो गया। एम से म्यांमार, और उसी में एन नेपाल हो गया। टी फोर थाईलैंड। ठीक है, और आपका क्या बोलेंगे? टी फोर थाईलैंड, और एस फोर क्या हो जाता है इसमें? श्रीलंका। कोई परेशानी? बहुत बढ़िया धनाजी सरोज सिंधे, लव यू टू मेरे भाई। तो कितने देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। नाम सातों के लिखे हुए हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव तेंजिन लेकफेल हैं। कौन है इसके? एक बार ये सीन 2 पर दिखा देंगे ताकि बच्चों को ये डेटा दिख पाए। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है प्यारे दोस्त? तेंजिन लेकफेल है। कौन है? तेंजिन लेकफेल। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये दरअसल में लिखे हुए हैं कि कहां पर बिम्स्टेक के सम्मेलन हुए थे। किसके बारे में जानकारी दे रहा है ये? बिम्स्टेक समिट के बारे में जानकारी दे रहा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर नहीं भी देख पा रहे हैं तो। बिम्स्टेक समिट पहला कहां हुआ था? तो पहला हुआ था बैंकॉक में। कहां पर हुआ था? बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड में। तो पहला सम्मेलन बिम्स्टेक का कहां हुआ? बैंकॉक में हुआ। और पांचवा यानी कि अंतिम सम्मेलन कहां पर हुआ प्यारे बच्चे? अभी जो 2022 का, तो ये कोलंबो में हुआ।
तो पहले से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलंबो को याद करना। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। क्या बोलोगे? आप कहेंगे कि जो पहला सम्मेलन हुआ भैया जी बिम्स्टेक का, वो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में 2004 में। और 2022 में बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन कहां पर हुआ है? वो हुआ है आपका कोलंबो में। बहुत बढ़िया। चलो जी, प्रदीप कुमार कह रहे हैं लेकफेल क्या होता है? लेकफेल प्यारे बच्चे नाम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है सर जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जूम कर दो। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन रहे होंगे, या तो कान भी जूम करने पड़ेंगे तुम्हारे। मैंने बोला पहला सम्मेलन हुआ 2004 में बिम्स्टेक का। कहां पर हुआ? बैंकॉक में। और 5वां यानी अभी रिसेंट में 2022 में। ये दो चीजें नोट करनी है, बाकी कुछ नहीं। कोई जूम करना नहीं है ना, आपको कुछ देखना है उसमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो, वेरी गुड, बहुत शानदार। बिल्कुल एक ही सही आंसर है आपका एकदम से। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, नोट कर चुके। पांचों नहीं लिखने हैं, सिर्फ पहला और अंतिम याद करना है। आगे चलेंगे। फिर आते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। अब कभी कभी ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हमको लगता है एशियन विकास बैंक में यानी एडीबी में सिर्फ एशिया के देश होंगे, तो ऐसा नहीं है। वही एक बात बहुत ध्यान से आप लोगों को देखनी है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। स्थापना कब हुई इसकी? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला में है। अब देखो, शुरुआत में इसमें 31 सदस्य थे, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब एडीबी के पास कितने सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं एडीबी में? 68 मेंबर। तीन चीजें लिखनी है। 19 दिसंबर को 1966 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और कितने मेंबर हैं? 68 मेंबर्स हैं। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया करो। 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या 68 के 68 सदस्य एशिया से हैं? नहीं, एशिया से सिर्फ 49 कंट्री हैं और 19 सदस्य एशिया से बाहर। दिक्कत आगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है एडीबी के? मसता सुगुहु असाकावा। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वो अशोक लवासा है। ठीक है, इंडिया से हैं। कोई दिक्कत? पुतुल कुमारी, बहुत बढ़िया। इनके अध्यक्ष याद, अध्यक्ष हमेशा करंट अफेयर्स में हमको पढ़ने चाहिए। जब हम पेपर देने जाते हैं उससे पहले हमें देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का बदला है नहीं बदला। वो करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, तो एक बार पढ़ के रखें, बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। कृष्णा बताया है मैंने कहाँ पर है। बहुत बढ़िया मोहसिन सैफी, लव यू टू मेरे भाई। बहुत बढ़िया सर। 67 मेंबर्स हैं। नहीं लक्ष्मी यादव, अब 68 हो चुके हैं, 67 पहले थे। करेक्ट करेंगे लक्ष्मी। ठीक है जी। 1966 स्थापना, मनीला। 68 मेंबर्स हैं। मसत्ता सुगुहु असकावा और आपका अशोक लवाजा जी इसके क्या है? उपाध्यक्ष। दिक्कत आगे। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। आप लोगों ने राष्ट्रमंडल नाम सुना होगा, राष्ट्रमंडल खेलों में। कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना है? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी सुना है। तो ये कॉमनवेल्थ है क्या? आप लोग जानते हैं भारत 1947 में आजाद हुआ।
तो किससे आजाद हुआ? ब्रिटेन से आजाद हुआ। यानी ब्रिटेन ने यहां पर क्या किया? भारत को उपनिवेश बनाया, भारत पर उसने शासन किया अंग्रेजी नीतियों के द्वारा। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने और भी देशों पर राज किया। तो ये देशों की संख्या कुल 54 है। तो कॉमनवेल्थ वो देश हैं जिनके ऊपर अंग्रेजी राज रहा है, यानी ब्रिटिशियर्स ने शासन किया है, रूल किया है। तो कौन से देश? सोचो एक बार, जिनके ऊपर ब्रिटेन का राज रहा है। 1926 में बाल्फोर घोषणा हुई और 11 दिसंबर 1931, 1931 करना है इसको, वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई राष्ट्रमंडल की? 1931। अब यहां पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़े ध्यान से सुनना। बच्चे कहते हैं भैया जब हम पढ़ते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो हम एक नाम पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ये राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हुई, जो पहली बार हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ये मैं आपको जब स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, हैमिल्टन कनाडा। तो फिर ये राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कैसे हो गए? जब स्थापना 1931 में हुई तो 1931 में फाइनली स्टैब्लिश हो गया था। घोषणा तो इसकी 5 साल पहले ही हो चुकी थी और उसी पीरियड में क्या करा लिया? राष्ट्रमंडल खेल भी, तो वो भी राष्ट्रमंडल नाम से करा लिए। तो दिक्कत बहुत बढ़िया आ गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिटेन में ही, लंदन, बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। सदस्य देश कितने हैं? 54। 54वां देश है मालदीव। ठीक है। कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्त? 24 मई को। अब आप कहेंगे भैया स्थापना तो 11 दिसंबर को हुई है, तो 11 दिसंबर को मनना चाहिए। नहीं, महारानी का बर्थडे है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का बर्थडे था 24 मई, तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलो एक बार नोट कर लेंगे सारे को। वेरी गुड। आगे चलेंगे एक बार, नेक्स्ट है। अब आते हैं हम ओपेक पर। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक्सपोर्ट आप सभी समझते होंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात करना। इंपोर्ट यानी कि आयात। इंपोर्ट मतलब आया। आया कहां से? बाहर से आया। बाहर के देशों में भारत में कोई भी चीज आएगी उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। भारत से बाहर कुछ भी जाएगा उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो बाकी सब देशों के लिए भी ऐसा ही है। तो वो देश जो अपने देश से तेल को बाहर भेजते हैं, जहां पर तेल ज्यादा होता है, उनको ओपेक में सदस्य बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है इनके अलावा कहीं पर तेल नहीं होता है, तेल और भी जगह होता है। देखो ध्यान, स्थापना 1960 में हुई। कहां पर? बगदाद में एक समिट हुआ, बगदाद सम्मेलन से। दोनों ही बात बहुत पूछी जाती हैं इस सम्मेलन से। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 14 हैं। बहुत बढ़िया शिवानी। वेरी गुड। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 14। ठीक है। इसकी संख्या क्या है प्यारे बच्चे? कभी 15 कभी 13 मिलेगी, वर्तमान 14 संख्या। ये नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। अरब के देश है ये। कौन से हैं? अरब के देश। तो अरब के देशों में एक बार एक नाम का आइडिया तुमको थोड़ा सा होना चाहिए। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, अबू धाबी। तो ये देशों के पास पैसा कहां से आता? तेल से आता। तेल बेच के मजे करते हैं। तुमने देखे अल हबीबी, बड़ी गाड़ियां, बड़े शौक। सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। ठीक है, कुछ प्रमुख नाम है। इसमें से जो पहली लाइन है, पहली लाइन में भी आप लोग सिर्फ यहां तक पढ़ के रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 5, 6, 7 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चले। नेक्स्ट, ब्रिक्स। ब्रिक्स देश। ब्रिक्स किसको बोलते हैं? ब्रिक्स में आता है आपका B4 ब्राजील, R4 प्यारे बच्चे इसमें आता है आपका रूस, I4 आता है अपना प्यारा देश इंडिया। और ऐसा मत समझा करो I4 इंडिया अंग्रेजी में, जैसे मैंने कई बच्चों से पूछता हूं भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं इंडिया। नहीं, भारत के दो नाम है। आप लोग संविधान पढ़ते होंगे, आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात का मतलब है भारत नाम अंग्रेजी में भारत होगा और इंडिया नाम हिंदी में भी इंडिया होगा। ऐसा नहीं है तुमसे कोई पूछे कि भारत का नाम अंग्रेजी में क्या होगा तो इंडिया बोल दो, नहीं, अंग्रेजी में भी भारत ही होगा। दोनों नाम है हमारे अलग अलग। C4 क्या है? इसमें चीन है। और S4 क्या है प्यारे बच्चे? इसमें साउथ अफ्रीका। सबसे बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ही जुड़ा। ठीक है, साउथ अफ्रीका। स्थापना इसकी हुई है 2006 में, ब्रिक्स की। लेकिन बहुत जगह आप देखोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। उसका क्या कारण है? दरअसल में पहले ये ब्रिक्स था ही नहीं। पहले ये था ब्रिक, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। तो ब्रिक था। ब्रिक्स पूछता नहीं, पूछता ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नाम कब आया है ये? तो साउथ अफ्रीका के जुड़ने की बात शुरू हुई थी 2009 में। इसीलिए पूछता ब्रिक्स कब आया, तो ब्रिक्स 2009 से प्रभावी है। 2009 से प्रभावी। लेकिन 2009 में शामिल नहीं हुआ था अफ्रीका, फाइनली शामिल हुआ कब जाकर के? 2010 में। ठीक है, आगे आएंगे। ब्रिक्स का जो बैंक है, इन 5 देशों ने अपना एक बैंक बना रखा है। इन 5 देशों ने अपना एक बैंक बना रखा है, उसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इतना पूछा जाता है, न जाने कितना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। स्थापना कब हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की? 2014, वर्ष याद रखें। हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई, चाइना में। ठीक है, कहां पर है? चाइना में इसका हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का। आंखें बंद करें। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2006 में शुरुआत हुई, 2009 में ब्रिक्स नाम आया और फाइनली 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इन लोगों ने अपना एक बैंक बना रखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट, इसे R5 के नाम से जाना जाता है। इसे R5, सर आप हंसा मत करो, सिर्फ पढ़ाया करो। ठीक है जी मनीषा जी, थैंक यू। ऐसा कर ले। क्या बोलोगे? इसे R5 के नाम से जाना जाता है। R5 क्यों कहते हैं, अब ये समझना है।
इन सब की करेंसी देखो, आप मुद्रा देखो, इन देशों में कौन कौन सी करेंसी चलती है। ब्राजील में चलती है दोस्त रियाल, रूस में चलती है रूबल, नॉट रूरल, रूबल, ठीक है। इंडिया में चलती है रुपया, चीन में चलती है रैनमिनबी। अभी भी मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको एचडीआर के बारे में बता रहा था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आरण अधिकार, कहा की मुद्रा थी एचडीआर। आईएमएफ की मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई थी, आप लोगों को याद है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की है रैंड। तो इनको बोलते हैं, अब आप देखो इनकी करेंसी किससे शुरू हो रही है, आर फॉर रियाल, आर फॉर रूबल, आर फॉर रुपया, आर फॉर रैनमिनबी, आर फॉर रैंड। तो यानी कि ये क्या हो गया, आर कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। इसे R5 के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स 2022 सम्मेलन कहां, ये चाइना में हुआ। लास्ट सम्मेलन कहां हुआ, चाइना में हुआ। बहुत थैंक यू आस्था, टू मच थैंक यू। चलो ठीक है, गोल्डन पेपर, हाँ सही है, वही है। प्रिया सैनी एकदम सही आंसर है बच्चे। अदिति कुमारी सही, ऋतु चौधरी एकदम सही, सौरभ यादव चले आगे। तो क्यों बोलते हैं उसको, ये बात समझ गए। अब आते हैं यूनेस्को पर। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक या शैक्षणिक भी बोलते हैं, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो अब आप लोगों ने नाम देखा, एक तो शैक्षणिक यानी जो शिक्षा से संबंधित है, वैज्ञानिक यानी कि जो विज्ञान से संबंधित है, और सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चर से संबंधित। तो यूनेस्को कोशिश करता है कि जो संस्कृति के स्थल हैं उनको इनकी पहचान यूनेस्को दिलाए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, भारत में यूनेस्को की कितनी साइट है, तो आप कहेंगे भैया जी 40 साइट हैं। यानी यूनेस्को भारत के ऐसे स्थलों को जो सांस्कृतिक स्थल है उनकी पहचान दिलाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, 1946 में। अब देखो इसमें सदस्य देश कितने हैं, 195। 195वां सदस्य बना फिलिस्तीन। इन 195 के अलावा 11 एसोसिएट सदस्य इसके हैं, सहायक सदस्य। हेडक्वार्टर कहां है इसका, पेरिस में है। सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 देश इसके सदस्य नहीं है। और एसएससी सीपीओ 2021 क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का सदस्य है, और उसमें 3 ऑप्शन थे नहीं वाले, कौन कौन से, इजराइल, अमेरिका और लिंकेस्टीन। और क्या बच जाता है आपका, एक ऑप्शन दे रखा आपका इसमें इन्होंने ब्रिटेन को। तो क्या बोलेंगे, ब्रिटेन सदस्य है। कौन कौन नहीं है, इजराइल, अमेरिका और लिंकेस्टीन इसके यूनेस्को के सदस्य नहीं है, बाकी सब देश है, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया जी। क्या दे रखा है, ब्रिक्स की स्थापना 2009 दे रखी है। बच्चा मैंने बताया आपको अभी वही 2009 का कॉन्सेप्ट। 2006 में शुरुआत हुई, प्रभावी हुआ 2009, इसीलिए हम उसको 2009 बोलते हैं, है ना। वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो दिक्कत, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई एक बार। तो दिक्कत, ऊपर दिखाएंगे क्या कह रहे हैं। कुंदन मंडल जी कह रहे हैं R5 कब से बोलते हैं, जब से मुद्रा चीन की रेनमिनबी हो गई तब से। 2019 में चीन ने अपनी करेंसी बदली थी, तब से R5 ये हुआ है, क्योंकि पहले तो युआन थी, बिल्कुल सही बात है, तो तब तो वाई से बनता होगा, तो वाई से बनता होगा तो R5 कैसे, तो जब से रेनमिनबी हुई है, ठीक है, तब से इसका नाम हुआ। आगे आएंगे। तो यूनेस्को की कितनी साइट है, 40 साइट है। वर्तमान महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के आंद्रे अजेले हैं। कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो कौन सी संस्था देती है कलिंग पुरस्कार, वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना के लिए जो हमारा बिहार है ना, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे
सॉरी मैं गलत बोल गया, बिहार नहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बीजू पटनायक जी, जो नवीन पटनायक इनके फैमिली मेंबर थे, बीजू पटनायक, इन्होंने यूनेस्को से बात करके फंड रेज किया था और पैसे की मदद दी थी कि भाई हम इस यूनेस्को के लिए एक पुरस्कार शुरू करेंगे जो कलिंग पुरस्कार नाम से दिया जाएगा, ठीक है। जो विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे होंगे उनको हम कलिंग अवार्ड देंगे, ठीक है। आगे आएंगे। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल, 193 जो बुक में मेंबर दे रखे हैं ना, इसको 195 कर लेना, 2 मेंबर इसके बढ़े हुए। पहले 193 थे 2021 तक, अभी इसके सदस्य 195 हैं, ठीक है। आगे आएंगे। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया। विश्व विरासत स्थल नहीं है ये गलत लिख दिया है इन्होंने, विश्व विरासत दिवस बोलना है इसको, या ऐसा भी कर सकते हैं, स्थल दिवस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दिवस और लगाना प्यारे बच्चे इसमें, है ना। विश्व विरासत स्थल दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे, यूनेस्को द्वारा चयनित की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जाहिद अली कह रहे हैं कि सर टोटल मेंबर 9 हो गए ब्रिक्स में। बेटा तुम अपनी बुद्धि मत लगाया करो ना प्लीज, क्यों लगाते हो तुम अपनी बुद्धि? ठीक है, बहुत बढ़िया। नौकरी मिले ना मिले, ऐसा टीचर मिलना संभव नहीं है। बेटा खूब मन को तसल्ली दो, टीचर मिले ना मिले नौकरी मिलना जरूर है, ये बात याद रख लो। और जॉब और सीखना आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनेस्को की साइट में प्यारे बच्चे दुनिया के कुल कितने साइट हैं? 1154 स्थल हैं। जुलाई 2021 के बाद का इसका ऑडिट नहीं हुआ है अभी तक। सर्वाधिक स्थल किस देश में है? इटली में 58 साइट हैं। चाइना में कितनी साइट हैं? चाइना में यूनेस्को द्वारा सेलेक्ट की गई कितनी साइट है? 56 साइट है। और इंडिया में कितने स्थल हैं प्यारे बच्चे? इंडिया में है 40। और इंडिया के इन 40 के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनसे एसएससी इतना क्वेश्चन पूछता है 40 साइट से, बहुत ज्यादा। 40 साइट से भैया जी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो साइट का नाम देके ये पूछता है कि वो किस साल शामिल हुआ। दूसरा ये पूछ लेता है वो साइट किस राज्य में, क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइट वो हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, सही उत्तर महबूब अली, वेरी गुड। टिंकू गोस्वामी, कविता सिंह कह रहे 38 पढ़े। अरे बेटा तुमने 20 पढ़े सी। उसका ठेका थोड़ी है मेरे पास तुमने क्या पढ़ा है। क्यों लिखते हो तुम इसको कि मैंने ये पढ़ा है? तुम पढ़ने को 22 पढ़ लो। उसके बाद 2 और जुड़ गए थे प्यारे बच्चे, कविता, रामाप्पा मंदिर और दोहला वीरा, तो अब टोटल 40 हैं। ये पता है क्या बताता? और ये शामिल हुए भी लगभग आपका 3 साल हो गए। 3 साल से प्रोसेस में चल रहा है, इसका मतलब आप 4 साल बाद पढ़ने आई हैं। तैयारी छोड़ देते हो ना तुम बीच बीच में, उसी का नतीजा है। चलो भाई। सर जी हर जगह की मुद्रा अलग क्यों होती है? वो हर देश की अपनी इकोनॉमी है, उनके डिसीजन से कब कहाँ पर मुद्रा शुरू हुई थी। आपके यहाँ मुद्राएं कैसे शुरू हुई, आपके यहाँ लेन देन कैसे शुरू हुआ, हर देश का अपना इतिहास है। सबके यहाँ करेंसी सेम टाइम पे शुरू नहीं हुई थी, अलग अलग शासन रहे हैं हर देश में। शेरशाह सूरी ने आपके यहाँ वर्तमान स्वरूप का रुपया सबसे पहले चलाया, उसके बाद किसी राजा ने चलाया। हर राजा की अपनी अपनी करेंसी थी। देश आज़ाद हुए, सेंट्रलाइज्ड हुए सब कंट्री, हर कंट्री ने अपनी एक करेंसी बनाई अलग से। अब ऐसा थोड़ी था कि अमेरिका वालों की तरह हम डॉलर बना लेते अपना, हमने अपनी करेंसी बनाई। ठीक है, चलें जी आगे। लिख चुके होंगे इतना, आगे आएंगे। ये है यूनेस्को के भारत में कितने 40 स्थल हैं। अब इधर धरोहर स्थल लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे, इधर स्टेट लिखा हुआ है, और इधर है उनको किस वर्ष में शामिल किया गया है।
किस वर्ष में शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1983 से शुरुआत हुई। 1983 से जैसे ही शुरुआत हुई तो 4 साइट एकदम से ली गई। अजंता की गुफाएं बहुत पूछा जाता है किस राज्य में स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो आगरा का किला, ठीक है, ये रहा। ताजमहल 1983, अजंता केव्स महाराष्ट्र की, और एलोरा केव्स महाराष्ट्र की, ये चारों एक साथ 1983 में शामिल हुए। बोलेंगे कौन कौन? अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरा का किला, जिसको आगरा का लाल किला भी कहते हैं हम। दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का। ये 1983, ठीक है। चलिए जी आगे। अब चित्र मत बनाने लग जाना, ताजमहल बनाने लग जाओ तो बस नाम लिख लो। ये चारों कॉमा लगा लगा के लिख लो। आगरा का किला यूपी, ताजमहल यूपी, अजंता गुफा एमएच, एलोरा गुफा एमएच। अच्छा बच्चा ऐसे नोट्स बनाएगा। कुछ ये छापने वाले जो होते हैं ना, कीड़े, छापने वाला कीड़ा होता है एक, जो पूरा छाप देता है ऐसे कैसे, जहां संबंधित लिख रहा है तो ड्रेस क्षेत्र सब कुछ बनाएगा। आर्टिस्ट। आगरा का किला यूपी, क्या बोलोगे? ताजमहल यूपी, अजंता गुफा, अजंता गुफा एमएच महाराष्ट्र, और एलोरा गुफा कहाँ? महाराष्ट्र। कब शामिल हुई? सारे 1983 हो गया ऐसे। नेक्स्ट, कोणार्क का मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक। अब सुन लेना, एक तो 1983 इंपोर्टेंट है। 1983 में कितने शामिल हुए? 4। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से यूनेस्को की कौन सी साइट है जो 1983 में शामिल नहीं हुई थी, जिसको 1983 में अनाउंस नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे याद रख लेना, ठीक है। प्रदीप कुमार जी को कोर्स ब्लॉक कर दिया जाए इनका। आया मजा? इनको मुक्ति दो, और मुझसे बात करने के लिए भी बोले तो भी मत कराना। कोणार्क सूर्य मंदिर, काश आप ये समझ पाते बहन का क्या अर्थ होता है। क्या बोलूं तुम्हें, है? ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा 1984, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु 1984। तो प्यारे बच्चे, बहुत बार पूछा जाता है महाबलीपुरम के स्मारक किस स्टेट में है, ठीक है जी। 1984 में है। कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक, ये तमिलनाडु में, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभिषेक निषाद जी, कोई दिक्कत? तो 1984 में कौन? तो प्यारे बच्चे, बहुत पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। 1984 हो गए। 1985 में आप देखोगे यहां पर प्यारे बच्चे कुछ जो नेशनल पार्क थे उनको कंसीडर किया गया। 1983, फिर 1984 महाबलीपुरम कोणार्क हो गए, और आपका 1985 में फिर आए। ऐसे इमेज बनानी है, 1985 में के आसपास में क्या थे? नेशनल पार्क थे। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस और केवलादेव। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ये सब हम आराम से याद कर सकते हैं कि केवल राजा का स्थान, ठीक है, मानस असम में है, काजीरंगा असम में है। 1986 में भी 4 हैं, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से देखना है। अब ऐसा नहीं 40 याद करने हैं क्या, अब जो 3 स्लाइड मैंने बताई है वो तीनों याद करनी है। और प्यारे बच्चे यहां ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको बताऊंगा हम्पी के स्मारक कब शामिल हुए, 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के स्मारक कब शामिल हुए, 1986 है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी और गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट, ये आप ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सेंट्रल का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे यूपी स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं उनके लिए फतेहपुर सीकरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को की एक साइट जो उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी है उसको कब लिस्टेड किया गया था। तब आपके लिए क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलोगे? हम्पी 1986, खजुराहो 1986, एलिफेंटा की गुफाएं 1987, सुंदरवन 1987, पट्टादकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। अब ये जो आप अब इंपोर्टेंट लिखा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ के बाकी छोड़ सकते हैं हम? हाँ जी, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र 1987। अभिषेक कुमार कह रहे हम्पी की स्थापना बता दीजिए सर। बेटा इस बात का क्या मतलब हो गया? हम्पी तब बनी जब विजयनगर साम्राज्य बना। हम्पी एक प्राचीन नगर है, 1336 उसको राजधानी बनाया गया, और प्राचीन काल से ये बताया जाता है कि हम्पी हमेशा से स्थित था। चलो, लिख रहे हैं ना जी? एलिफेंटा महाराष्ट्र, सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1987, पट्टादकल मोस्ट इंपोर्टेंट पट्टादकल कर्नाटक 1987, और चोल मंदिर तमिलनाडु 1987। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर नोट्स तो बनाने दीजिए। बेटा आप बहुत मंदा लिख रहे हैं, इतना समय नहीं है कि आपको बहुत छापने का मौका दिया जाए और तुम छापते रहो वर्षों वर्षों तक। स्मार्ट स्टूडेंट बने। कितना टाइम लगता है देखना। एलिफेंटा महाराष्ट्र, सुंदरवन, मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल से शायद आपको इसमें 20 सेकंड भी नहीं लग सकते। पट्टादकल कर्नाटक, चोल टेम्पल, चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। और एक ही लाइन में लिखो ये चारों, और आगे लिखो 1987। यारू बच्चू, मतलब तुम्हें जो लोग टिप्स नहीं देते होंगे नोट्स बनाने की, तब तो तुम उनकी रेल ही बना देते होगे हैं। बहुत बढ़िया। उस बच्चे को अनब्लॉक कर देना। ब्लॉक किया। और मुझे तरस आ जाता है, मैंने कहा छोड़ो। बच्चा पता है क्यों ब्लॉक किया? वो ये कह रहा सर जी आपको लड़कियों के नाम लेने अच्छे लगते हैं क्या? चलो अभी क्या बोलूं इनसे मैं। है कोई तरीका? कुछ तो तरीका हो कि हम इस एक आधार पे बात कर रहे हैं। कुछ भी मतलब जो मन आ जाए भाई, ऐसा मत किया करो प्लीज। ना तुम मुझे जानते हो, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं जानते हो कि तुम इस तरह की बात ही नहीं करते। अगर तुम मेरे व्यक्तित्व को जानते तो, और मैं सच में नहीं जानता तुम्हें। सेलेक्ट होकर कल मिलोगे तो शायद जान पाऊंगा कि आप कौन है, अदरवाइज आप भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा है। तो कम से कम अपने बारे में ऐसे नाम की इमेज तो मत बनवाओ। मैं सोचूंगा प्रदीप नाम का कोई है, ऐसा ना किया करो। नंदा देवी इंपोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। सांची के बौद्ध स्तूप और हुमायूं का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना प्यारे बच्चे। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार 1993, ये मैं आपको इतिहास में भी पढ़ाऊंगा दोनों, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बोलेंगे एक बार। और मैं पूरी क्लास देख के रेशियो बता सकता हूँ कि लगभग अभी क्लास में हमारी में 10 के जो बच्चे लाइव हैं, इसमें से मैं वादा कर सकता हूँ, और ये रिसर्च है, 5% ही बच्चे मुश्किल से पढ़ रहे होंगे बच्चा। 5 से 10%। बाकी कोई कह रहा है जी मैं अमेजोन पे बुक ट्राई कर रहा हूँ, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ कह रहा सर जी इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एक कह रहा नवीन सर जी मेरी भी सुन लो। चलो, एक बच्चा पूछ रहा है इतिहास कब से चालू होगी। बेटा लिख कर कागज पर ले लो और खुद की दीवार पर लिख दो, और मम्मी पापा से बोलना आप जो सपने हमारे लिए देख रहे हो ना, या मैं खुद जो अपने लिए सपने देख रहा हूँ वो मैं भी पूरे करने की हालत में नहीं हूँ, मैं भी उससे बहुत दूर हूँ। और ये लिख लो तुम, तुम्हें इसमें टाइम लगेगा सेलेक्ट होने में। तुमको लग रहा होगा कि MTS ऐसे इसी बार हो जाओगे, ऐसे नहीं होते। ये जो संख्या है ना, ये सिलेक्शन लेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ना तुम, ना तुम इसका सिलेक्शन छीन सकते, क्योंकि तुम अभी अभी उतनी मेहनत करने की स्थिति में हो नहीं।
ठीक है। और आज के बाद मैं आपको कभी इस चीज के लिए गाइड नहीं करूंगा कि आप कमेंट करें या ना करें। ये मेरा अंतिम गाइडेंस है तुमको कि भाई इससे बचो, बाकी आपकी मर्जी। बाकी आपकी मर्जी है। आप जिंदगी में जैसा चाहे वैसा करोगे। हमेशा हमेशा मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, हमेशा आप मेरे साथ नहीं होंगे। और जिंदगी हमको अपने तरीके से जीनी भी चाहिए, तो आप अपने तरीके से जियो। ठीक है। सर सपने देखने चाहिए, एक बच्ची कह रही है, क्या नाम है दिखाएं एक बार। सपने देखने चाहिए, वो पूरे होते हैं तभी। रत्नेश तिवारी जी कह रहे हैं, बच्ची नहीं बच्चे हैं। रत्नेश तिवारी जी, सपने देखने से कभी पूरे नहीं होते। एक ख्याली पुलाव है जो बच्चों को बहकाता है। धीरू भाई अंबानी का एक कोट था, सोचो और बड़ा सोचो, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता। तो बड़ा सोचने का मतलब होता है कि बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन हकीकत को देखते हुए, उसके लिए काम करते हुए, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अब आप कमेंट में कुछ लिख रहे हो मान के चलो, और ख्वाब देख रहे हो आप यूपीएससी का, आज ही पर्चे पर लिख के मैं देता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। मैं क्या तुमको मतलब झूठा प्रसन्न करूं, झूठा खुश तुमको कर दूं, अरे वाह मोटिवेशन दे दिया, हम तो यूपीएससी कर जाएंगे? नहीं, एमटीएस भी नहीं कर पाओगे। ये हकीकत है। यूपीएससी छोड़ो, कर कब पाओगे? जब ईमानदार बनोगे अपनी तैयारी के लिए। अच्छा, कोई एक धावक है जो दौड़ता है, उसका एक टारगेट है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 5000 मीटर, वो दौड़ता है। अब वो दौड़ते टाइम क्या क्या चीजें करता होगा, आप बताओ। सोचो बस एक सेकंड के लिए, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे भैया वो दौड़ते टाइम एक तो सांस लेता होगा, ब्रीदिंग, सांस नहीं लेगा तो दौड़ नहीं पाएगा। तो आप पढ़ते टाइम एक तो सांस लेते होगे, और क्या क्या काम आप करते हो। आपको लगता है वो रनिंग करते टाइम, वो धावक कोई भी एक प्लेयर है, वो थॉट प्रोसेस में रहता होगा कि इस बार ये कमेंट कर दूं कहीं, वो फोन चलाता होगा अपना, या उसका टारगेट रहता होगा कि ये मुझको सिखाया गया है, ये मैंने सीखा है, अब इसकी परफॉर्मेंस की बारी है। बताओ तुम। यस और नो लिख करके बोलेंगे मेरी बात समझ पा रहे हैं। और जो ये बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव कमेंट्स मत पढ़ा करो, ये मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, आप ही की तरह। इनको गाइड करने का काम भी मेरा ही है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है। और आपको लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, तो प्लीज़ मेरी क्लास आप ना करें, रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पढ़ना है। हर बच्चे को गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी और हर अध्यापक की होनी चाहिए, क्योंकि इनको रास्ता कौन दिखाएगा फिर, इनको पता ही नहीं चलेगा। ऐसी 2 3 4 साल तैयारी करके ख़त्म कर देंगे खुद को, बड़ा दुख होगा, फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो हमेशा बहुत ध्यान लगाना, जो काम करते हो ना उस काम में डूब जाना। रनिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, उस काम को अपना 100% दे दो, वही तुम्हारी सफलता का एक तरीका है। और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी शॉर्टकट की ज़रूरत है, ना किसी लॉन्ग कट की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आओ। इंडियन रेलवेज को प्यारे बच्चे, 1999 में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोध गया का महाबोधि मंदिर याद करने की आवश्यकता नहीं है। भीम बेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऐसा कभी कभी मेरा लेक्चर लंबा हो जाता होगा, तो मैं कहता हूँ भैया छोड़ो, इतना लंबा नहीं, सुन लिया करो भाई कभी कभी प्लीज। भीम बेटका की गुफाएं एमपी में है। बहुत पूछा जाता है किस वर्ष शामिल की गई, 2003 में। ठीक है जी, 2003 में। इमोशन जुड़े हुए हैं भाई तुमसे, इमोशन नहीं होते तो मैं कुछ और काम कर रहा होता। इमोशन है इसीलिए ये काम कर रहा हूँ, वो समझा करो। और नहीं समझोगे तो मेरा कोई नुकसान है नहीं, तुम्हारा अपना है, और जो मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए। चंपानेर अध्ययन बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। लाल किला याद करें 2007 में। जंतर मंतर याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखें एक बार, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंपानेर उद्यान महाराष्ट्र में, एमएच लिख सकते हैं। लाल किला दिल्ली में, ठीक है, 2007 में। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में। ठीक है जी।
ठीक है, भानु प्रताप, ओके। ठीक है अतुल, टू मच थैंक यू। यही शब्द है जो ताकत देते हैं हमेशा। आगे चलेंगे जी। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट तो आप जानते हैं ना प्यारे बच्चे, ये पूर्वी घाट है भारत का, और ये क्या है, भारत का पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर क्या क्या पड़ता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। इनको 2012 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग मतलब था, इसमें 6 फोर्ट हैं, 6 किलों को शामिल किया गया है। और वो 6 किले कौन कौन से हैं ये देखना। 6 किलों में प्यारे बच्चे एक तो फोर्ट आता है आमेर फोर्ट, आमेर का किला। आमेर फोर्ट आता है। एक गांगरोन का किला, गांगरोन का किला। एक जैसलमेर का किला, जैसलमेर फोर्ट। इनके बारे में इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक चित्तौड़गढ़ का फोर्ट आता है प्यारे बच्चे, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, आमेर का किला, गांगरोन का किला, जैसलमेर का किला। एक कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, ठीक है। और कौन सा बच गया, एक रणथंबोर, रणथंबोर फोर्ट हो गया, ठीक है। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों में कितने, 6 किले हैं। तो ये कब शामिल किए गए थे राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है। रानी की वाव आप जानते होंगे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव, कितने रुपए के नोट पर रानी की वाव का चिन्ह है। नोट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नोट का याद रख लेना, जब आप प्रैक्टिस करें जीएस की, आपको पता होना चाहिए नोट के कलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट के साइज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस नोट पर किसका चित्र है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जंतर मंतर दिल्ली में भी तो बिल्कुल है। सर इनको शामिल क्यों करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया था शुरुआत में ही, हमने शायद सुना नहीं। मैंने बोला सांस्कृतिक स्थलों को, जो कल्चरल साइट है, उनको उनकी पहचान मिल पाए, वो विलुप्त हो रही है। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं गांगरोन का किला, तो आप जान पा रहे हैं इसको, तो उनको उसकी पहचान मिले, सौंदर्यीकरण करे, जो अपनी पहचान खोते जा रहे थे वापस से उनको उनकी पहचान मिल पाए। बहुत बढ़िया। 100 रुपए के नोट पर कितने सारे बच्चे 10 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, कुछ 500 लिख रहे हैं। चलो, तुम्हें ऐसे मास्टर मिल जाए ना जिनको यही नहीं पता एसएससी क्या पूछती है, ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, एक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं और एसएससी नहीं पूछती है उसको, 10 सालों से नहीं पूछा। तो तुम ऐसो के पल्ले पढ़ने चाहिए। 20 के नोट पर है, शर्म भी नहीं आती तुम्हें। कम से कम अपने आसपास की चीजों को देखो जिंदगी में, कि क्यों है, क्या है। 20 रुपए का नोट तो देखा होगा भाई तुमने, जरूरत ही नहीं पड़ी बोले जो 20 की चीज खा ली हमने, चीज। जरूरत ही नहीं पड़ी देखने की 20 के नोट को। चलो भाई। सर आपके एसएससी सीजीएल मेंस में कितने नंबर है? फेल हो गया भाई मैं प्री में ही, प्री पास नहीं हुआ मुझसे, मेंस तो तब देता मैं। आ जाओ। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 2016, कंचनजंगा 2016, ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प, जो इसका आर्किटेक्चर है, जो चंडीगढ़ को बसाया गया उस टाइम का इसका जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करेंगे। इसमें से किसी का भी वर्ष याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है। गौरव कुमार कह रहे सर आप सहारनपुर आओगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई, उड़ाओगे क्या मुझे? मैं आना कैंसिल कर दूंगा ऐसे तो। चलो। नालंदा 2016, कंचनजंगा, ली कार्बुजिए। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर 2017, ना लिखने की जरूरत ना याद करने की जरूरत। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, ठीक है। गुलाबी शहर जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शहर बोलते हैं ना जयपुर के, वाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, पिंक सिटी
क्योंकि इसको गुलाबी, देखो आप ध्यान से, इसके शहरों को मतलब गुलाबी पुताई की हुई है। अब तो बहुत सारे लोग उसको बदल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान, क्या बोलोगे? 2019। चलो, शुभम कुमार कह रहे हैं नालंदा राजगीर में है ना सर? नहीं, राजगीर के पास है। राजगीर से शायद लगभग 55 से 60 किलोमीटर है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, किस तरह कुमारगुप्त ने इतिहास में बताएंगे बनाया था। आपका बख्तियार खिलजी ने किस तरह इसको नष्ट किया, सारी कहानी क्यों नष्ट किया, सब भी पढ़ेंगे, प्रॉमिस, बहुत अच्छे से, और एक सच और हकीकत। ठीक है, आगे आएंगे। रामाप्पा मंदिर और धौलावीरा, ये 39वीं साइट थी, ये 40वीं। और जिन बच्चों ने 38 पढ़ी थी उन्होंने, प्यारे दोस्त, 38 आपने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि ये 2021 में शामिल हो गई। ठीक है, रामाप्पा और धौलावीरा। किसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है, किस राज्य में? तो यूनेस्को की 5 साइट है आपका, क्या पूछोगे? 5 साइट है आपका प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र में। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए, इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। पूछ ले रामाप्पा मंदिर कहाँ है, तो क्या बोलोगे? तेलंगाना में। धौलावीरा स्थल कहाँ है, तो गुजरात में। एक तो इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, और ये कब शामिल किए गए। ठीक है, तो दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलेंगे? और यूनेस्को का भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विशाल वी शर्मा है। अच्छा, जैसे हमने यूनेस्को की साइट पढ़ी है, तो आप एक बार रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। ऐसे ही प्यारे बच्चे, रामसर साइट एक टॉपिक आएगा, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, अभी नहीं करेंगे उसको, बाकी करेंगे उसको। अभी काफ़ी समय हमारे पास है, काफ़ी क्या मतलब, बहुत समय है। ये आपके पेपर में लगभग 15 और अप्रैल, अभी तो आपके पेपर में 1.5 महीना बाकी है। कोई दिक्कत? ठीक है जी, कोई बात, कोई परेशानी, इतनी वो दिक्कत। अब आगे कुछ साइट हमारी शायद 4 या 5 मुश्किल से मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बची हुई होंगी, है ना? आगे आते हैं। G7। G7 इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। जर्मनी, जापान, कनाडा इसमें सबसे बाद में जुड़ा था 1976 में। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। इसको बोलते हैं जज कैब में बैठ के गया एफआईआर करने, जज को किसी ने चांटा मार दिया, फिर वो कैब में बैठ के एफआईआर करने चला गया, जज। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। और जब हमारे भैया पढ़ाते थे ना बड़े, उस टाइम उन्होंने याद कराई थी। जज कैब में बैठ के गया एफआईआर करने, और उनको भी याद कराई थी किसने? अंकित भाटी सर के जो ताऊ जी हैं, उनका नाम है रामपत जी। उनकी ट्रिक थी, वो पढ़ाते थे उस टाइम में। बड़ी पुरानी ट्रिक है, मैं छोटा सा था तब, मतलब मैं हूँ तब 8वीं या 9वीं क्लास में। जज कैब में बैठ के गया, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कनाडा 1976 में जुड़ा। लेकिन तब ये 8 कंट्री, G8 हुआ करता था। G8 में से किसको, रूस को बाहर निकाल दिया गया 2014 में। तो कितना बच गया? ये 7 कंट्रीज बची, और ये दुनिया की, प्यारे बच्चे, ताकतवर देशों में से, क्या बोलोगे? जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, इनको दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति, सबसे ज्यादा संपन्न देश, विकसित देश कहते हैं। ठीक है, तो 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, इसकी वजह से बाहर हो गया। 2023 में G7 की अध्यक्षता जापान ने की। इस शहर में हुआ सम्मेलन, हिरोशिमा में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, विनीत कुमार। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अमर, एनडीए में पूछा गया था G7 से क्वेश्चन, हाँ पूछे जाते हैं हमेशा।
रशिया क्या हो गया, बाहर हो गया। तो G8 क्या बन गया आपका, G8 क्या बन गया आपका, G7 बन गया। कौन बाहर चला गया, रूस बाहर चला गया। ओके, फिर आता है G20। G20 दरअसल में 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं और 20 ही केंद्रीय बैंक हैं। अब 20 कैसे हैं ये, 19+1 है। 19+1 कैसे, देखो ध्यान। स्थापना इसकी 1999 में हुई G20 की। 19 देश और एक है यूरोपियन यूनियन। 19 देशों के वित्त मंत्री हो गए और एक यूरोपियन यूनियन की तरफ से होगा। तो खुद कुल कितने देश थे यूरोपियन यूनियन में, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बताया था 27 कंट्रीज हैं। तो वो 27 कंट्रीज और 19 कंट्रीज ये मिलके बनाते हैं क्या, आपका G20। ठीक है, याद रख लेना इसको। भारत G20 का सदस्य है, हाँ जी है। और अभी G20 का सम्मेलन कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में आपके ही एग्जाम में बात लिख के रख लो, MTS किसी के भी सेट में पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा। 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर का समूह है। स्थापना 1999 में हुई। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें आता है। भारत 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 2023 का सम्मेलन कहाँ होगा, नई दिल्ली भारत में होगा। और 2023 के लिए भारतीय शेरपा नियुक्त किया गया है, किसको, अमिताभ कांत को। शेरपा मीन्स क्या, जो प्यारे बच्चे इसको लीड करेगा इस सम्मेलन को। तो एक शेरपा नियुक्त किया जाता है G20 में, जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा और इसका मतलब जो कॉन्फ्रेंस है इसका हेड होगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। अनीश कुमार कह रहे सर कितने रुपए के नोट पर है रानी की बात बताओ तो। नोट पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स में आप, 100 रुपए के नोट पर है। पता होना चाहिए यार, कॉमन कॉमन चीज़ें। पता है हम कॉलेज जाते थे तो कैसे थे हम, जब पहली बार इंटरनेट मिला तो इंटरनेट का प्रयोग हमने, तब तो सोशल साइट का इतना कुछ था भी नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह। तो हमें ये था कि रास्ते में जो कुछ दिख गया, मान के चलो रेल पे दिख गया ना टायर 3, तो हमने इस चीज़ का जाके सर्च किया कि टायर 3 क्या होता है रेल में। कुछ भी जो दिखा वो लाइब्रेरी में जाके, सबसे बड़ा फायदा इंजीनियरिंग में कोई लेक्चर से ज़्यादा फायदा हमें ये हुआ कि हमें लाइब्रेरी मिली है और पहली बार हमें कंप्यूटर मिल पाया कि कुछ सर्च कर पाएंगे, और हमने सारी खोपड़ी उसमें लगाई फिर। इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि भाई कब कॉलेज की लाइब्रेरी हम पहुंचेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। 2023 सम्मेलन नई दिल्ली भारत में होगा। 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं। तो आज इंटरनेट है ना आपके पास, इसका इस्तेमाल सोते समय भी करो। सोने जाओ ना जब, तब भी कुछ सुनते हुए सो। जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास होगा, जितनी नॉलेज होगी, उतना रेस्पेक्ट आपका हो और उतना खुद को आप सेटिस्फाई रख पाओ। नहीं पता होगा कुछ तो कूड़े करकट का ढेर बन के ज़िंदगी रहेगी आपकी, ऐसा मत बनना प्लीज। खुद को सुधारते रहो हमेशा। आप कितने भी, मतलब एक तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आप रखना, और बोलते हैं ना कि खुद के ऊपर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कभी आपको नहीं होना चाहिए। एक तो वो चीज़ अपने ऊपर ना रखें, खुद को हीरो ना समझे कभी भी, किसी को भी नहीं समझना चाहिए, तो ज़िंदगी आसान रहती है। एक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और ये सोच लेना कि आपके पास जो बहुत कुछ होगा ना, बहुत कुछ, वो भी बहुत थोड़ा सा होगा। तो उस बहुत थोड़े से के लिए प्रयास करते रहिए, हमेशा खुद के अंदर सुधार करते रहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जब वो अंतिम समय मर रहे थे, ललित कला अकादमी के जो चेयरमैन थे वो उनके पास गए, उन्होंने, टैगोर साहब आप इतने महान व्यक्ति रहे हैं, इतना बड़ा घराना आपका रहा है, देश में जो मजबूत घरों के बच्चे थे ना, वो ये सोचते थे कि ये लोग आपका टैगोर फैमिली में जाके इनकी परवरिश होनी चाहिए, और बहुत से लोगों ने कराई है। इंदिरा गांधी उन्हीं के घर में पली बड़ी है। वो समझते थे इन बच्चों को संस्कार मिलेगा, ये सबसे संस्कारी घर माना जाता था, सबसे बड़ा घर माना जाता था भारत का। वो रो रहे थे अंतिम समय में। तो उन्होंने पूछा क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों है आपकी आंखों में। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान का सागर, एक मतलब समुद्र, इतना विशाल समुद्र है, ज्ञान का सागर है, और मैं सिर्फ उसमें से, उस समुद्र में से सिर्फ एक बूंद प्राप्त कर पाया हूं। मुझे इस बात का दुख है और मैं इसलिए रो रहा हूं। महान लोगों का स्टेटमेंट।
तो हमेशा अपने अंदर सुधार करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहो, खुश होते रहो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, खुद के लिए काम करो, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करो, किसी और पर ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू।